एक दिन नोएडा की रहने वाली एक हाउसवाइफ सुमन को अचानक से अननोन नंबर से वीडियो कॉल आता है और जैसे ही वो कॉल उठाती है कॉलर बोलता है कि आपका डेबिट कार्ड हमें एक एयरलाइन कंपनी के मालिक के घर में मिला है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसा हुआ है। अब आपका नाम भी इस केस में इन्वॉल्व हो गया है। इतना सुनते ही सुमन के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है और वो पूरी तरीके से घबरा जाती है। फिर कॉलर उसे कहता है कि आपके खिलाफ डिजिटल अरेस्ट वारंट इशू हुआ है। अगर एक दिन के अंदर आपने 11 लाख रुपए ट्रांसफर नहीं किए तो आपकी सारी प्रॉपर्टी सीज हो जाएगी और उसके बाद में आपको जेल में डाल दिया जाएगा। कुछ पल के लिए सुमन को कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि कॉलर की जो वॉइस थी, टोन था, इतना कन्विंसिंग था कि कोई भी शॉक हो जाए। सो पैनिक में आकर उसने कॉलर की बात मान ली और उसे तुरंत 11 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। कुछ देर बाद में उस कॉलर का कोई भी ठिकाना नहीं था और जब सुमन को यह बात पता चली कि उसके साथ तो स्कैम हुआ है तो उसने तुरंत पुलिस को रिपोर्ट किया। लेकिन दोस्तों तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देखिए, टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से ग्रो होती जा रही है उतनी तेजी से नए नए स्कैम्स भी डेवलप होते जा रहे हैं। लेकिन आजकल स्कैमर्स भी बहुत एडवांस हो गए हैं और इसीलिए अब एक नया हथकंडा लेकर आए हैं जिसका नाम है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट के जरिए की जा रही साइबर ठगी पर आपके सामने बड़ा खुलासा कर रहे हैं। We're shining a light on a growing issue, digital arrests. आए दिन स्कैमर्स एक नया तरीका ढूंढ रहे हैं। इनका एक नया तरीका मार्केट में आया है, डिजिटल अरेस्ट। हर रोज कोई ना कोई स्कैम का शिकार होता है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस धोखाधड़ी से बचकर रहने की सलाह दी है। अब अगर आपको लग रहा है कि इस स्कैम में सिर्फ कम पढ़े लिखे लोग या फिर जो गरीब लोग होते हैं वही शिकार बनते होंगे, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे देश के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो भी इस ठगी का शिकार हो चुके हैं। अब दोस्तों अगर आप जानना चाहते हो बिजनेसमैन कौन है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्या कभी आपके साथ कोई स्कैम हुआ है और अगर हुआ है तो किस टाइप का स्कैम हुआ था। डिजिटल अरेस्ट ये टर्म सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लगता? क्योंकि जब किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसको सीधा पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं और वो वहां से कहीं भी नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों अगर कोई डिजिटल अरेस्ट होता है तो पुलिस तो फिजिकली अवेलेबल नहीं होती, तो वो तो कहीं भी भाग सकता है। सो दोस्तों मैं यही कहना चाह रहा हूं कि डिजिटल अरेस्ट रियल में कोई अरेस्ट होता ही नहीं है, ये बस स्कैम करने का नया तरीका है। देखिए दोस्तों, पुलिस, कोर्ट, गवर्नमेंट ये सारी चीजें हमारी सेफ्टी के लिए, लेकिन अक्सर जब हम पुलिस का, कोर्ट का या जेल ये सारी चीजों के बारे में सुनते हैं तो काफी डर जाते हैं और इन सब के चक्कर में तो पढ़ना ही नहीं चाहते। सो लोगों की इसी मेंटालिटी का स्कैमर्स फायदा उठाते हैं और इस तरह के स्कैम्स को अंजाम देते हैं। अब देखिए, इस टाइप के स्कैम्स में क्या होता है, जो स्कैमर होते हैं वो नकली पुलिस ऑफिसर बनके लोगों को वीडियो कॉल करते हैं और उनको अरेस्ट कर लिया गया है या फिर कर लिया जाएगा ये बोलकर उनको डराते हैं, फिर उनसे मन चाहे पैसे वसूल कर लेते हैं और कई सारे लोग डर के कारण अपनी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई उनको आसानी से दे देते हैं। वैसे तो दोस्तों ये जो स्कैम है कोई नया नहीं है, पहले भी इस प्रकार के लीगल थ्रेट और पुलिस कंप्लेंट का डर दिखाकर पैसे वसूल किए जाते थे, लेकिन वो सब ट्रेडिशनल तरीकों से होता था। देखिए 1990s और अर्ली 2000 में जब इंटरनेट पॉपुलर होने लगा तब इस तरह का जो काम था वो ऑनलाइन शुरू हो गया था। उस वक्त डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड का शुरुआती वर्जन था जो कि काफी सिंपल था। स्कैमर्स लोगों को फोन या कॉल करते थे और खुद को पुलिस ऑफिसर या गवर्नमेंट ऑफिसर बताकर धमकाते थे कि उनका नाम किसी लीगल केस में इन्वॉल्व हो गया है। अगर वो अपना नाम को हटाना चाहते हैं तो उन्हें कुछ पैसे देने पड़ेंगे और कई लोग घबरा कर पैसे दे भी देते थे। दोस्तों इन फ्रॉड्स का ग्राफ तब बढ़ा जब स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का यूज बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया, क्योंकि स्कैमर्स को ये रियलाइज होने लग गया कि अब लोगों को धमकाने और लूटने के लिए नए तरीके निकालने होंगे। सो सोशल मीडिया और पब्लिक डेटा का यूज करके स्कैमर्स लोगों की पूरी इंफॉर्मेशन को सबसे पहले इकट्ठा करने लगे। देखिए इनके पास लोगों का नाम, एड्रेस, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सारी चीजें होती है जिसका यूज ये कॉल पे करते हैं ताकि जिसको कॉल किया उसको लगे कि सच में किसी असली ऑफिसर का फोन आया है। अब देखिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होती जा रही है वैसे वैसे डिजिटल अरेस्ट स्कैम के तरीके भी बहुत ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। अभी आप खुद जानते होंगे हाल ही फिलहाल में एक नई डेवलपमेंट हुई है डीप फेक टेक्नोलॉजी की। अब इसके जरिए स्कैमर्स क्या करते हैं, सबसे पहले रियल पुलिस ऑफिसर या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की फेक वीडियो बनाते हैं और फिर विक्टिम को वीडियो कॉल करके खुद को ऑफिसर प्रूव कर देते हैं और उनसे पैसे वसूलते हैं। इसके अलावा इनके पास कई सारे कन्विंसिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जैसे कि पुलिस आईडी कार्ड, अरेस्ट वारंट और भी तरह तरह की चीजें जो किसी को भी फंसाने में बहुत ही इफेक्टिव होती है। अब देखिए दोस्तों, इस तरीके के स्कैम्स के फैलने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि अभी भी हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको साइबर सेफ्टी और ऑनलाइन स्कैम्स की ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। क्योंकि दोस्तों इंटरनेट लोगों के हाथों में आए कुछ ही साल हुए हैं और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पिछले कुछ ही महीनों से इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, जैसे कि गांव देहात में रहने वाले लोग या सीनियर सिटीजन और भी कई सारे लोग हैं। सो सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के अंदर ये पूरा प्रोसेस किस तरीके से काम करता है। देखिए सबसे पहले स्कैमर्स ये पता करते हैं कि उनके टारगेट कौन हो सकते हैं, फिर वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनकी ऑनलाइन प्रेजेंस या डिजिटल लिटरेसी बहुत ही कम है। अगर मैं बात करूं डेटा की तो डार्क वेब के थ्रू उनको डेटा बहुत ही आसानी से मिल जाता है। उसके बाद में किसी भी इंसान की डिटेल जानकारी के लिए वो उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल का यूज करते हैं। और दोस्तों
दोस्तों आप खुद जानते होंगे आज के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे अपनी पूरी जिंदगी खोल के रख देते हैं, तो इनको वहां से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उसके बाद में दोस्तों स्कैमर्स एक ऐसी स्क्रिप्ट तैयार करते हैं जो विक्टिम को पूरी तरीके से कन्विंस कर सके, और इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि प्रोफेशनल टोन होना चाहिए ताकि विक्टिम को लगे कि सच में किसी लीगल अथॉरिटी से बात कर रहे हैं। अब दोस्तों इस स्क्रिप्ट का मेन गोल होता है सामने वाले के दिमाग में पैनिक क्रिएट करना और तुरंत एक्शन लेने के लिए फोर्स करना। उसके बाद में स्कैमर्स पुलिस या फिर टैक्स डिपार्टमेंट जैसे सरकारी एजेंसी के नाम से कॉल करते हैं और हमेशा स्ट्रिक्ट टोन में बात करते हैं, और कभी कभी ऑफिशियल लुकिंग ईमेल्स भी भेजी जाती है जिसमें फेक लीगल डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं। एसएमएस और व्हाट्सएप के जरिए भी वार्निंग मैसेज भेजे जाते हैं जैसे कि आपका अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है, अभी कांटेक्ट नहीं किया तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्कैमर्स हमेशा अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, वो कहते हैं कि पेमेंट करने का आखिरी मौका है और तुरंत पेमेंट नहीं किया तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, और ज्यादा पैनिक क्रिएट करने के लिए वो कहते हैं कि ये आपके लास्ट 10 मिनट है या आपको अभी इमीडिएट एक्शन लेना होगा, जिससे क्या होता है विक्टिम को सोचने का मौका ही नहीं मिलता और जल्दी जल्दी में वो गलत डिसीजन ले लेता है। अब दोस्तों उससे XYZ अमाउंट की डिमांड की जाती है और पेमेंट भेजने के लिए बैंक अकाउंट नंबर दिया जाता है, और कई बार पेमेंट के लिए गिफ्ट कार्ड या प्रीपेड कार्ड भी मांगते हैं जिससे उनको ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि बैंक अकाउंट से तो उनको आसानी से ट्रैक किया जा सकता है, तो मैं आपको बता दूं बैंक अकाउंट उनका खुद का होता ही नहीं है, बैंक अकाउंट को वो रेंट पे लेते हैं, और ऐसे कई सारे केसेस आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएंगे जिसमें कई सारे लोगों ने अपने बैंक अकाउंट को रेंट पे दिया था और उनके अकाउंट का मिसयूज किया गया। और दोस्तों एक बार पेमेंट रिसीव होने के बाद में वो फोन कट कर देते हैं और उसके बाद में वो फोन कभी भी चालू नहीं होता। और मान लीजिए अगर उनको पैसे नहीं मिले तो फॉलो अप भी करते हैं। कुछ केसेस में स्कैमर्स विक्टिम को दोबारा कांटेक्ट करते हैं और उसके बाद में और ज्यादा पैसे की डिमांड करते हैं। वो बोलते हैं कि आपकी जो पेमेंट है अभी भी प्रोसेस में, हमको मिली नहीं है, अब आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, और अगर आपको केस पूरी तरीके से बंद करना है तो पैसे तो आपको देने ही होंगे। अब विक्टिम तो पहले ही परेशान है तो वो एक बार फिर से पैसे दे देता है, और इस प्रकार विक्टिम से मल्टीपल पेमेंट की वसूली की जाती है। अब दोस्तों अगर आपके मन में ख्याल आ रहा है कि क्या इनको पकड़ा नहीं जा सकता, तो देखिए स्कैमर्स अपनी पहचान को छुपाने के लिए अलग अलग टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पे वो VoIP सर्विस यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल डायलिंग जैसी सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो स्काइप, व्हाट्सएप कॉल, गूगल हैंगआउट्स, इन सारी सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं ताकि इनकी लोकेशन को ट्रैक ना किया जा सके। इसके अलावा टेम्पररी और फेक ईमेल आईडीज का यूज करते हैं जो बाद में डिलीट हो जाती है। इसके अलावा VPN यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और प्रॉक्सी सर्विस का भी यूज करते हैं ताकि उनका जो IP एड्रेस है वो छुपा रहे। अब दोस्तों इस तरीके के जो डिजिटल अरेस्ट स्कैम हो रहे हैं इनसे कई प्रकार की प्रॉब्लम्स जनरेट होती है। सबसे पहला फाइनेंशियल लॉस एंड रिस्क टू सेविंग। देखिए डिजिटल अरेस्ट स्कैम से जिसके साथ स्कैम हुआ उसके साथ फाइनेंशियल लॉस तो होता ही है, लेकिन कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी भर की सेविंग भी गायब हो जाती है। अब दोस्तों जरा सोच के देखिए एक इंसान है जिसकी सैलरी है 20,000 रुपए, वो हर महीने 2,000 रुपए अलग रखता है ताकि इमरजेंसी में उसको काम आ सके। 2-2.5 साल तक जमा करता है, मैं मान के चलता हूँ 2 साल करता है तो 48,000 उसके पास जमा हो जाते हैं। फिर एक दिन उसको कॉल आता है कि आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है, 50,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। वो यहाँ वहां से करके 50,000 रुपए दे देता है। अब दोस्तों उसकी जो सेविंग थी पूरी की पूरी गायब हो चुकी है। अब जरा सोच के देखिए 1-1.5 महीने बाद अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो उसके पास पैसे आएंगे कहां से? उस केस में उसको लोन ही लेना पड़ेगा। अब अगर वो 50,000 रुपए का लोन लेगा तो उसे कम से कम 70-80,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। सो दोस्तों इस प्रकार सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं हो रहा है बल्कि लोगों की सेविंग्स भी गायब हो रही है। दूसरा साइकोलॉजिकल और इमोशनल ट्रॉमा। देखिए जब किसी इंसान को रियलाइज होता है कि उसके साथ धोखा हो गया है तब उसे बहुत ज्यादा गिल्टी और शेम फील होता है। विक्टिम को ये फीलिंग आती है कि उसे बहुत ही इजीली फूल बनाया गया और बार बार वो इसी इंसिडेंट को सोच सोच के स्ट्रेस लेने लगता है। देखिए जो लोग इस गिल्ट से उभर के बाहर निकल जाते हैं उनका तो ठीक है, लेकिन काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स भी होने लगती है। और दोस्तों कई केसेस तो ऐसे भी सामने आए जिसमें लोगों को अचानक से हार्ट अटैक तक आ गया। तीसरा सोशल एंड फैमिली इंपैक्ट। देखिए स्कैम की वजह से बहुत बार विक्टिम के सोशल रिलेशनशिप पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। देखिए बहुत से लोग इस बात को ओपनली डिस्कस भी नहीं कर पाते कि वो एक स्कैम का शिकार हुए थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो अपनी फैमिली या फ्रेंड्स या रिलेटिव को बता देंगे तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। शर्मिंदगी के कारण कई लोग सोशली आइसोलेट हो जाते हैं। और दोस्तों बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, उन्हें लापरवाह और गैर जिम्मेदार समझने लगते हैं। अब दोस्तों ऐसे केसेस में जो विक्टिम है उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और पर्सनल रिलेशनशिप पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। चौथा ट्रस्ट इशू एंड ऑनलाइन फेयर। देखिए जो लोग इस प्रकार के स्कैम का शिकार होते हैं उनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और फोन कॉल से भरोसा उड़ जाता है। उसके बाद में वो हर कॉल को, हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को शक की नजर से देखते हैं। अब दोस्तों इससे होता क्या है कि जो लोग रियल में ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उन पे भी वो भरोसा नहीं करते, जिससे उनको जो अच्छी सर्विस मिलनी चाहिए थी वो मिल नहीं पाती। पांचवा लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन जुडिशरी एंड सिस्टम। देखिए मान लीजिए एक इंसान के साथ स्कैम होता है और लगभग 4-5 हजार रुपए का स्कैम होता है। अब वो अगर पुलिस स्टेशन में जाएगा तो अक्सर ऐसा देखा जाता है
जो पुलिस वाले होते हैं वो उसे एंटरटेन नहीं करते, वो बोलते हैं तेरा 4-5 हज़ार रुपए के लिए हम किसको पकड़ने जाएंगे। और अगर कोई ज्यादा फोर्स करता है तो उसे कहते हैं कि ऑनलाइन साइबर क्राइम की जो वेबसाइट है उस पर कंप्लेन कर दो। अब दोस्तों जिसके साथ स्कैम हुआ है उसको लगता है कि मेरी कोई सुनने वाला ही नहीं है, इसलिए उसका सिस्टम के ऊपर से भरोसा उठने लगता है। और दोस्तों इसी लूप होल का इस्तेमाल करके बहुत सारे लोग आज के टाइम में स्कैम कर रहे हैं। सो दोस्तों आप समझ गए होंगे डिजिटल अरेस्ट, फ्रॉड या किसी भी तरह के ऑनलाइन स्कैम से सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं होता बल्कि मेंटल हेल्थ, फैमिली, सोसाइटी, इकोनॉमी पे भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। और दोस्तों हाल ही में आई एक सरकारी रिपोर्ट के हिसाब से इस साल यानी कि 2024 में शुरुआती 3 महीनों के दौरान डिजिटल अरेस्ट स्कैम से लोगों के लगभग 120 करोड़ रुपए लूट लिए गए थे। चलिए दोस्तों अब मैं आपको उस बिजनेसमैन के बारे में बता देता हूं जो इस प्रकार के स्कैम का शिकार हुए थे। दोस्तों वो हैं एसपी ओसवाल, जो देश की काफी पुरानी और जानी मानी टेक्सटाइल कंपनी वर्धमान ग्रुप के चेयरमैन हैं और उनके साथ 7 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ था। देखिए इनकी कहानी कुछ इस प्रकार है कि कुछ दिनों पहले ओसवाल जी को एक अननोन कॉल आता है। कॉलर अपने आप को देश का मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ बताता है, फिर स्काइप के जरिए उनकी फेक सुनवाई करने लगते हैं। स्कैमर्स ने उनको जेट एयरवेज जो कि बंद हो चुके हैं उसके जो फाउंडर थे नरेश गोयल, उन पे चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग केस से भी डराया और कहा कि उनका जो केस है डिजिटल अरेस्ट वारंट के तहत आ गया है और अगर वो फीस ट्रांसफर नहीं करेंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज को सीज कर दिया जाएगा और उन्हें अरेस्ट भी कर लिया जाएगा। अब ओसवाल जी ने बदनामी के डर से बिना सोचे समझे उनकी डिमांड पूरी कर दी और उन्होंने जो अकाउंट डिटेल दिया था उसमें पैसे भेज दिए। और दोस्तों जो अमाउंट भेजा गया था वो था 7 करोड़ रुपए का। और दोस्तों उसके बाद में उनको पता चला कि उनके साथ तो एक स्कैम हुआ था। अब देखिए दोस्तों एनसीआरपी यानी कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल ने इसी साल 1 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल के बीच में 7 लाख से ज्यादा कंप्लेंट दर्ज की है, जबकि पिछले साल 2023 में ऐसे लगभग 15 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए थे। सो दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो ज्यादातर लोग अपने डर की वजह से या फिर लालच के कारण ऑनलाइन स्कैम्स के शिकार हो जाते हैं। तो हमेशा हमें इन दोनों चीजों पे कंट्रोल रखना चाहिए और जब भी हमें कोई अननोन कॉल आए, कोई मैसेज या कोई ईमेल आए तो पैनिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और चीज बता दूं, कोई भी जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन या फिर गवर्नमेंट एजेंसी किसी भी फोन पर पेमेंट की डिमांड नहीं करती है और कोई भी अरेस्ट नहीं होता है। सो दोस्तों इन केस अगर आपको ऐसा कोई कॉल आता है तो सबसे पहले आपको वेरीफाई करना चाहिए कि वो कॉल में जो बात कर रहा है वो बंदा सही है या नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर पुलिस का नाम लेता है तो आप खुद पुलिस से जाके बात कर सकते हैं कि मुझे ऐसा इंसान फोन कर रहा है, क्या मैं इसकी बात पे यकीन करूं या नहीं करूं। और मान लीजिए आपके साथ फ्रॉड हो गया तो तुरंत एनसीआरपी के पोर्टल पे जाकर रिपोर्ट दर्ज कराएं या फिर साइबर क्राइम की हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉन्टैक्ट करें जो कि 24/7 अवेलेबल होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला तो इस वीडियो को कम से कम 5-7 फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि कुछ और लोगों को भी साइबर सेफ्टी की अवेयरनेस बढ़ सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के कंटेंट रेगुलर बेसिस पे देखने के लिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।